फॉर गॉड सेक डैड, मैं हमदान इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ, कोई क्लर्क या ड्राइवर नहीं जो आपकी इस जाहिल गवार भांजी से शादी कर लूं। बिजनेस सर्कल छोड़े मेरा स्टाफ मुझ पर हंसेगा। कई दिन वो अपने बाप को समझाता रहा, आखिर बूढ़े बाप को हार्ट अटैक आया तो वो मुंतहा से शादी के लिए राजी हुआ। कल मेरा बिजनेस डिनर है, तुम्हें छोड़कर गया तो डैड परेशान होंगे। तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन बाहर गाड़ी में बैठना पड़ेगा। इस मासी जैसे हुलिये में मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस तो नहीं करवा सकता ना। वो तंज भरी नजरों से देखते इसे बेमोल कर गया। आप ऑफिस से चले जाना, मैं कैब करवा लूंगी। शाम वो स्याह साड़ी में मलबूस खुले बालों के साथ हॉल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें इसकी तरफ उठी, जबकि हमदान शाह, तुम्हारी वजह से मेरे बाप को हार्ट अटैक हुआ था और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपने सर्कल में इंट्रोड्यूस करवाऊं। व्हाट अ सिली जोक। वो तहजीका अंदाज में हंसा था। मुंतहा की आंखों में खुद के मजाक उड़ाए जाने पर आंसू आए थे। वो कमर पर हाथ रखे पुरसोच अंदाज में कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था और फिर कुछ समझ न आने पर वो अपना सर पकड़कर बैठ गया था। पता नहीं कौन सा वो मनहूस वक्त था जब तुम्हें मेरे साथ बांध दिया गया। न जाने क्या क्या पट्टियां पढ़ाई हैं तुमने और तुम्हारी माँ ने डैड को कि वो तुम लोगों के अलावा किसी के बारे में सोचते ही नहीं। इन्हें अपनी औलाद के सुकून से ज्यादा तुम गंवार की जिंदगी अजीज थी। आप गलत सोच रहे हैं, वो कुछ डरे सहमे अंदाज में बोली थी। मैं गलत सोच रहा हूं? बीबी बस करो, जैसे मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को जानता नहीं हूं ना। सारी जिंदगी तुम्हारी माँ ने मेरे डैड को अपने झूठे आंसुओं से अपने पीछे लगा के रखा, अब वही काम तुम कर रही हो। वो तंजिया मुस्कुराया था, वैसे मैं ये बात कैसे भूल गया कि तुम भी इसी माँ की औलाद हो। वो गुस्से से लाल पीला होता हुआ इसकी तरफ देख रहा था। वो मुसलसल अपनी आंखें साफ कर रही थी, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे मुसलसल अपनी इंसल्ट फील करवाते अब हमदान कुछ पुरसकून हुआ था, वरना जब से अफंदी साहब ने हमदान से मुंतहा को अपने साथ ले जाने का कहा था, सबसे वो गुस्से से आग बगोला हो गया। लेकिन अफंदी साहब की तबीयत को मद्देनजर रखते हुए वो खामोश रहा था। तुम्हें छोड़कर गया तो डैड परेशान होंगे। वो बेड पर बैठे मुसलसल एक पांव को हिलाते कुछ सोच रहा था और फिर कुछ सोचते हुए इसने मुंतहा की तरफ देखा था। तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन बाहर गाड़ी में बैठना पड़ेगा। इस मासी जैसे हुलिये में मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस तो नहीं करवा सकता ना। वो तंज भरी नजरों से इसे देखते बेमोल कर गया। वो बेयकीनी से हमदान की तरफ देख रही थी। इसके चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट आई थी। इसने तो सुना था कि शौहर मुहाफिज होता है, बीवी की इज्जत का मुहाफिज, इसके वकार का मुहाफिज, इसके किरदार का मुहाफिज। लेकिन यहाँ तो शौहर ही इसकी इज्जत को तार तार कर रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मिस्टर हमदान। इसने पुरसोच निगाहों से हमदान की तरफ देखा था। इसने कुछ सोचते हुए हमदान को ऑफिस चले जाने का कहा था। हाँ, ताकि तुम पीछे से डैड को मेरी शिकायतें लगाओ और इन्हें मजीद परेशान करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। वो मेरे भी मामू हैं, मुझे इनकी जिंदगी की परवाह है, इसलिए आप फिक्र मत करें। वाकई तुम्हें मेरे डैड की जिंदगी की परवाह है? वाह, क्या कहने हैं। तो ये परवाह तब कहाँ थी जब मैंने इस रिश्ते से इनकार किया था? तब इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ तुम लोगों को कि तुम लोगों की एक गलती मेरे बाप की जिंदगी के लिए इम्तिहान बन जाएगी? तब तक तुम लोगों को सिर्फ अपनी परवाह थी ना। शहर में बड़ा घर, पढ़ा लिखा बिजनेसमैन, शौहर, एक अच्छी फैमिली, और क्या चाहिए था तुम लोगों को? वैसे एक बात तो बताओ, ये सब तो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा जो तुम्हें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो मुसलसल मुंतहा की तौहीन कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो इसे कुछ कह नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानती थी कि वो हमदान से कम पढ़ी लिखी है, इसमें गांव की झलक दिखाई देती है। आप ऑफिस से चले जाना, मैं कैब करवा लूंगी। इसने बात बड़ी नरमी से की थी। ठीक है, यही बेहतर है तुम्हारे लिए। हमदान ने इसे अजीबोगरीब निगाहों से देखा था। इसकी निगाहों का मतलब समझते हुए मुंतहा को लगा था कि वो अब हमदान की निगाहों का सामना नहीं कर पाएगी। हमदान ऑफिस जा चुका था। तुम गई नहीं बेटा साथ हमदान के? वो जो अभी नहा धोकर कमरे से बाहर निकली थी, सामने अफंदी साहब जो
चाय पी रहे थे। मुंतहा से सवाल जवाब करने लगे। मामू जान आप क्यों परेशान हो जाते हैं? मैंने जाना है ना, लेकिन शाम में हमदान तो कह रहे थे अभी मेरे साथ ही चलो, मगर मैंने कहा कि मैं इतनी देर जाकर क्या करूंगी? आपके ऑफिस में बैठना पड़ेगा, ना कोई काम ना कोई काज, तो फायदा, इसलिए मैं शाम में कैब करवा कर ही जाऊंगी। वो आंखें मटकाते हुए अफंदी साहब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। जीती रहो, खुश रहो, बस ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छी लगती हो। इसे सर झुकाकर अफंदी साहब से प्यार लिया था। बस मामू जान आप दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द इस माहौल में अपने आप को ढाल लूं। अरे बेटा, तुम जैसी हो वैसे खूबसूरत हो, बस देखने वालों की आंखों का मसला है। ये बात इन्होंने साथ बेटी शिजा बेगम को देखकर की थी, जिन्होंने अभी तक मुंतहा को प्यार तक देने की जहमत नहीं की थी। शिजा बेगम जानती थी कि अफंदी साहब इन्हीं बातें लगा रहे हैं, तभी इन्होंने अपना सर झटका था। मुंतहा ने अपनी नजरें चुराई थी और फिर किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने चली गई, क्योंकि इसे मुलाजमीन के हाथ का बना नाश्ता खाने की आदत नहीं थी। जितना तुम घी खाती हो इतना खा खा कर फट जाओगी। पहले मेरे बेटे को हर तरफ से शर्मिंदा कर रखा है, इस पर इस तरह का हुलिया, और अब वजन भी बढ़ गया तो मेरे बेटे के लिए तो तुम किसी मुसीबत से कम नहीं रहोगी। पता नहीं अफंदी साहब को क्या नजर आए तुम में, जो मेरे इतने पढ़े लिखे बेटे के साथ तुम्हारी शादी करवा दी। तुम्हें तो ना बोलने का ढंग है और ना ही पहनने का। अब ना जाने शाम में पार्टी में तुम क्या तमाशा लगाओगी और मेरी बेटी की कितनी बेइज्जती करवाओगी। शिजा बेगम हकारत से मुंतहा को कहती किचन से चली गई थी। ऐसे तो बचपन से आदत थी देसी घी के बनी चीजें खाने की। इसकी माँ ने कभी खालिस घी घर से खत्म नहीं होने दिया था, और अब शादी के बाद शिजा बेगम ठीक है, वो इनके जैसा रूखा सूखा सा नाश्ता करे। शुरू के दिनों में जब इसने रूखा सूखा सा नाश्ता किया तो सारा दिन बस वो तकलीफ में रही थी। इसकी तो जान हवा हो गई थी। इसकी बिगड़ती हालत देखकर अफंदी साहब परेशान हो गए, और जब इन्हें मालूम हुआ कि सुबह से इसने सिर्फ ब्रेड का नाश्ता किया, तो अफंदी साहब ने खुले दिल से इजाजत दी थी कि इसका जो दिल चाहे वो यहाँ पर खा सकती है। इसे किसी चीज की रोक टोक नहीं। लेकिन शिजा बेगम अफंदी साहब के सामने तो नहीं, लेकिन अकेले में मुंतहा को किसी न किसी बात पर टोकती रहती थी। मुंतहा चाहती तो वो हमदान साहब को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन इसने कभी ऐसी हरकत नहीं की थी। वो नहीं चाहती थी कि इसकी वजह से किसी के दिल में कोई बदगुमानी पैदा हो या फिर किसी की एक दूसरे के साथ लड़ाई हो। वो तो बस सुलह से भाई के साथ इस घर में रहना चाहती थी, लेकिन इस सब में वो खुद पिस रही थी। वो नाश्ता करते अपने कमरे में चली गई। इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे, किस तरह हमदान को खुश करे। वो अपने वार्डरोब की तरफ गई थी, वो वार्डरोब जहां इसके लिए अफंदी साहब के घर से कपड़े रखे हुए थे, जिन्हें आज तक इसने हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है, देखा तक नहीं था। कुछ सोचते हुए गहरा सांस लेते हुए इस वार्डरोब की तरफ गई थी। अलमारी खोलते इसको वहां पर अजीबो गरीब से कपड़े दिखाई दिए, जिनको आज तक इसने कभी देखा तक नहीं था। या अल्लाह, इनमें से कपड़े पहनूंगी क्या? मैं तो ये ऐसे जैसे दर्जी ने गलत सी हैं, और कपड़े भी कम है। वैसे भी मुमानी जान को मुझसे भला क्या है लेना देना। हो सकता है दर्जी को इन्होंने कपड़ा ही कम दिया हो। वो मॉडर्न ड्रेसेस को देखते हुए दिल ही दिल में सोच रही थी। तभी इसकी नजर एक काले रंग की साड़ी पर पड़ी थी, जो इस कदर बेहतर लग रही थी कि वो साड़ी बहुत खूबसूरत थी। हाँ, ये कुछ मेरे मतलब की चीज निकली है। अब शलवार सूट तो पहन नहीं सकती, वरना फिर बेइज्जती होगी। वो मुंह बनाते सर झटकते वॉशरूम में बंद हो गई, और कुछ देर के बाद वो स्याह रंग की साड़ी में शीशे के सामने आकर खड़ी हुई। अरे वाह, ये साड़ी तो मुझ पर बहुत जच रही है। लगता है आज हमदान तो मुझे देखकर बेहोश ही हो जाएंगे। ऐसा नहीं था कि मुंतहा खूबसूरत नहीं थी। देखें, नैन नक्श, घुटनों तक जाते लंबे घने बाल, आंखों में हर वक्त लगा काजल और सुर्खों सफेद रंगत, वो हर तरह से खूबसूरत थी, जो इसकी तरफ देखता देखता ही रह जाता। इसकी शादी पर भी हमदान की फैमिली इसकी खूबसूरती के तस्करे कर रही थी। ये बात तो वो बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन इसके बावजूद इन 3 महीनों में हमदान ने इसे इतना नीचा दिखाया
کہ اسے اپنی خوبصورتی پر بھی بھروسہ اٹھ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی کے قابل نہیں ہے۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگی تھی، مگر ہمدان کو اس بات سے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اسے تو عزیز صرف اپنی عزت نام نہاد عزت تھی۔ تبھی دروازہ کھٹکا تھا اور افندی صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، میری بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بچی۔ افندی صاحب نے آگے بڑھ کر منتہا کو سر پر پیار دیا تھا۔ منتہا چہرہ جھکائے مسکرانے لگی تھی۔ کیا واقعی ماموں جان میں بہت پیاری لگ رہی ہوں؟ ارے ہاں بیٹا، بالکل بہت پیاری لگ رہی ہو۔ دیکھنا آج پارٹی میں تم جاؤ گی تو پارٹی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ میں بس یہی پوچھنے آیا تھا کہ اگر تم تیار ہو گئی ہو تو کیب بک کروا دو۔ ویسے تم گھر کی ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی، لیکن تمہاری مامی کو بھی کچھ کام آیا ہے، اسے کسی پارٹی میں جانا ہے شاید، ورنہ گاڑی تم لے جاتی۔ ارے کوئی بات نہیں ماموں، آپ میری فکر مت کریں، بس آپ کیب بک کروا دیں، میں چلی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے صاحب، اسے کہتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے، اور وہ جو خاموشی سے تیار ہو رہی تھی، نہیں جانتی تھی کہ آنے والا وقت اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت لانے والا ہے۔ وہ تو معصوم سی کوشش کر رہی تھی۔ ہمدان کو سرپرائز دینے کے لیے وہ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی چلتے ہی ڈرائیور اسے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ منتہا کو ڈرائیور کی نگاہیں پریشان کر رہی تھیں۔ یا اللہ، ان کا آفس کہاں پر رہ گیا؟ ڈرائیور تو جیسے مجھے آنکھوں کے ذریعے نگل جائے گا۔ وہ لفظ ہی اتنے حسین رہی تھی اور ڈرائیور اس کے حسن کو دیکھ کر اپنی آنکھیں سینک رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ہمدان کا آفس آیا تو اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کیب سے اترتے ہی ڈرائیور کو پیسے پکڑائے تھے۔ ڈرائیور نے جانتے پوچھتے اپنا ہاتھ منتہا کے ہاتھ سے مس کیا تھا۔ منتہا نے گھبراتے ہوئے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو خباثت سے مسکراتا ہوا گاڑی آگے بھگا لے گیا۔ وہ ہمدان کو بتاتی تھی تو کیا ہمدان کو اس کی عزت کی پرواہ تھوڑی تھی؟ اگر ہوتی تو وہ یقیناً اپنے ساتھ لے کر آتا اسے، لیکن اسے تو شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ منتہا کو انٹروڈیوس کروانے میں اس نے گہرا سانس لیا اور آنکھوں میں آئے پانی کو پیچھے دھکیلا اور دھیمی چال چلتے ہوئے وہ آفس کے اندر داخل ہو گئی، جہاں پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ رنگ برنگی روشنی میں اسے اپنا آپ کہیں کھویا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں تو انسان کو انسان دکھائی نہ دے، اور انہیں فکر تھی کہ میرا پہناوا کسی کے سامنے ان کے لیے باعث شرمندگی نہ بن جائے۔ وہ سر جھٹکتی آگے پڑی تھی، تبھی اچانک میوزک کا شور بند ہوا تھا اور ہر طرف روشنی چل اٹھی تھی۔ منتہا پر جس کی نگاہ جا رہی تھی وہ مسلسل منتہا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ منتہا خاموشی سے ہمدان کو تلاش کرنے لگی جو کچھ لڑکیوں کے درمیان میں کھڑا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن منتہا کو عجیب سی جلن ہوئی تھی۔ ان عورتوں کے ساتھ تو بڑا چپک کر کھڑے ہیں اور مجھے سب کو متعارف کرواتے ہوئے انہیں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا تھا۔ یو آر ویری پریٹی۔ اس کا سارا دھیان جو ہمدان کی طرف تھا، تبھی اسے اپنی پیچھے سے آواز سنائی دی۔ منتہا نے جھٹکے سے پیچھے چہرہ کیا تو وہاں ایک شخص کھڑا تھا جس نے سوٹ بوٹ پہنا ہوا تھا۔ منتہا نے اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کیا اور پھر نظریں چراتی چہرہ موڑ گئی۔ ارے اب اتنے نخرے بھی کیا دکھا رہی ہو، اور کچھ نہیں تو کم از کم میرے ساتھ ڈانس تو کر ہی سکتی ہو۔ منتہا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آئے تھے۔ ارے اس لڑکی کو تو دیکھو، ساڑی پہن کر آئی ہے۔ اپنے پیچھے کھڑی کچھ لڑکیوں کی آواز سنائی دی تھی تو منتہا انہیں افسوس بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کہاں پر اس نے بھرپور نگاہ اپنی ساڑی پر ڈالی۔ ساڑی تو اس نے یوٹیوب سے دیکھ کر بالکل ٹھیک باندھ لی تھی، پھر مسئلہ کہاں پر تھا؟ تیار بھی وہ اچھا ہوئی تھی۔ ماموں نے خود تو تعریف کی تھی اس کی، وہ بس سوچے جا رہی تھی۔ بائی دی وے آپ ہیں کون؟ ایک لڑکی نے مذاق اڑانے والے انداز میں سوال کیا تھا، لیکن منتہا سب کچھ بھلائے اپنا انٹروڈکشن کروانے لگی تھی۔ میں آپ کی بہت ہمدان شاہ یہ میری کزن ہے۔ منتہا اس سے پہلے کچھ بولتی، ہمدان اس کے قریب آتے ہوئے سب کو بتانے لگا تھا۔ واٹ سر، کیا واقعی یہ آپ کی کزن ہے؟ ہاں یہ میری کزن ہے۔ تب اس نے گھور کر منتہا کی طرف دیکھا تھا۔
मुंतहा का दिल कट कर रह गया। वो आंसू से भरी निगाहों से हमदान को देख रही थी। क्या इसका वजूद इस कदर नकारा था कि हमदान इसे अपनी बीवी बनाते हुए भी शर्मिंदा हो रहा था। खैर, आप लोग सब पार्टी एंजॉय करें, चलो मुंतहा मेरे पीछे आओ। वो आगे आगे चल रहा था और मुंतहा इसके पीछे। हमदान, वो तो मैं चुप, एकदम खामोश। यहाँ पर किसी किस्म का कोई तमाशा मत लगाना। पहले तो मेरी इज्जत का फालूदा कर चुकी हो, और अब अगर तुमने ये निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं यहाँ पर किसी किस्म का तमाशा नहीं चाहता। इतना कहते हमदान पार्टी खत्म होने का इंतजार करने लगा। जैसे पार्टी खत्म हुई तो हमदान इसलिए गाड़ी में आ गया। जाहिल हो, गवार हो, ये तो मैं जानता हूं, मगर इतनी बड़ी बेवकूफ होगी ये नहीं मालूम था। तुम्हें मना किया था ना मैंने, पार्टी में नहीं आओगे, और तुम बोलो मना किया था ना मैंने तुम्हें, फिर तुम क्यों आई? वो एकदम चिल्लाया था। वो जो खामोशी से अपनी जगह पर बैठी हुई आंसू बहा रही थी, तभी हमदान के चीखने पर अपनी जगह से उछल पड़ी। मैं आपको खुश करना चाहती थी, आपको सरप्राइज देना चाहती थी। इसने अपनी सफाई में कुछ बोलना चाहा था। बस बिल्कुल खामोश हो जाओ, और तुम मेहरबानी करो, मुझ पर पहले मेरे सर पर जबरदस्ती मुसल्लत कर दी गई हो। अब मैं तुम्हें अपने गले का तोक तो नहीं बनाकर डाल सकता ना, इस पर मेरी बीवी होने का सर्टिफिकेट लेने लगी हो। वो तो खुदा का शुक्र है मैं वहां पर पहुंच गया। अपना हुलिया देखा है, कैसे हर कोई मजाक उड़ा रहा था। सारी लड़कियां तुम्हारी तरफ देखकर हंस रही थी। वहां सब अपर क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाली लड़कियां आई थी। इनका पहना हुआ देखा तुमने, वो गाड़ी चलाते हुए मुसलसल मुंतहा को जलील कर रहा था। मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं तो चाहती थी कि मैं आपकी तरह दुख सकूं, आपको अपनी सोसाइटी में मुझे इंट्रोड्यूस करवाते हुए शर्मिंदगी महसूस ना हो, लेकिन फिर भी आप मुझसे खुश नहीं हुए। खुश बस कर दो बीबी, खुश करने वाली तुमने कोई हरकत की भी नहीं आज तक। तुम मेरा पीछा छोड़ के नहीं देती, खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। वो गाड़ी चलाते हुए मुसलसल चिल्ला रहा था, और मुंतहा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो शीशे से बाहर देखती रोने लगी थी, और अब इसने ऐसा क्या कर दिया था जो हमदान इसको इतना बुरा भला कह रहा था। वो मुसलसल रो रही थी, लेकिन हमदान को इसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसका तो दिल भी नरम नहीं हुआ था। वो इसको बताना चाहती थी कि वो इतनी भी बुरी नहीं लग रही। कैब में बैठे ड्राइवर का मुंतहा की तरफ देखना, और फिर वहां पर खड़े मर्दों का पुरशौक निगाहों से मुंतहा को जांचना। वो औरत थी, और औरत अपने ऊपर रखने वाली हर नजर को बहुत अच्छे से पहचानती है। लेकिन इसने बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए थे। वो गाड़ी से उतरी और भागने वाले अंदाज में घर के अंदर दाखिल हुई थी। हमदान में सर झटका था, और वो टीवी लाउंज में बैठे अफंदी साहब को भी देख ना पाए और सीधा अपने कमरे में चले गए। हमदान जो गाड़ी पार्क करते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ था, अपनी आदत के मुताबिक वो सीधा अफंदी साहब के पास गया था, जो हमेशा से ऐसा ही था। अफंदी साहब की जान हमदान में बसती थी कि वो हमेशा से अफंदी साहब के करीब रहा था, और वो इन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता था। कैसे हैं डैड? वो जो अपने अखबार में मसरूफ थे, तभी मुंतहा का भी ऊपर जाना महसूस न कर सके। आगे तो मुंतहा कहाँ पर है? वो ऊपर चली गई अपने कमरे में। अच्छा, थक गई होगी, चलो इसे आराम करने दो। और तुम बताओ, कैसी रही पार्टी? डैड, आप बस मुझे इतना बता दें कि आपने मुझसे किस बात का बदला लिया। आखिर मेरा कसूर क्या था जो इस अनपढ़ और गंवार लड़की को मेरा नसीब बना दिया? अफंदी साहब ने दुख और अफसोस से अपने बेटे को देखा था। अब इस मासूम ने क्या कर दिया? क्यों हर वक्त इसके पीछे पड़े रहते हो बेटा? आंखें खोलो, इसकी खूबियों की तरफ देखो। वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना तुम इसे समझ बैठे हो। पूरा गांव इसके हुस्न के चर्चे करता था, और तुम्हारी नाक के नीचे ही कोई चीज नहीं आती। हुस्न डैड, इसे हुस्न नहीं कहते, इसे गवारपन कहते हैं। अरे भाई, साड़ी के ऊपर कौन सर को तेल लगा कर आता है? पार्टी में से कुछ वक्त दो हमदान, वो सीख जाएगी। तब तक मेरी इज्जत का फालूदा हो चुका होगा। और फिर वो हल्की फुल्की अफंदी साहब से बातें करने लगा था। वो जो रोते हुए ऊपर कमरे में आ गई थी, तभी कुछ हौसला हुआ तो इसे याद आया कि वो नीचे अफंदी साहब को तो मिलकर ही नहीं आई।
बेवकूफ लड़की, इसने अपना सर पीटा था, जबकि वो टीवी लॉन्च में बैठे अफंदी साहब को देख चुकी थी। लेकिन इस वक्त इसका दिल इतना भरा हुआ था कि इसे कुछ समझ ही नहीं आई कि वो क्यों ऊपर आ गई। इसे मालूम ही ना हुआ। वो खामोशी से अपने कपड़े तब्दील करती नीचे आ गई थी ताकि अफंदी साहब से मिल सके। तब इसने अफंदी साहब और हमदान को ड्राइंग रूम में बैठे देखा था। अरे बेटा, तुम थोड़ा सब्र क्यों नहीं रखते? तुम देखना, एक रोज ऐसा आएगा जब तुम कहोगे मुंतहा पहले जैसी तो रही नहीं। अपना नाम अफंदी साहब के मुंह से सुनते हुए वो तजस्सुस के मारे दीवार की ओट में होकर इनसे बातें सुनने लगी थी। वो जानना चाहती थी कि हमदान को इससे अब क्या मसला है, आखिर वो मुंतहा से क्या चाहता है। डैड, आपने मुंतहा की जायदाद के लिए मेरी शादी से करवाई। जायदाद की खातिर आपको अपने बेटे की जिंदगी दांव पर लगानी पड़ी। इसने चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाए सामने शीशे में से बाहर से नजर आने वाले मंजर को देखा था, जहां पर मुंतहा दीवार के पीछे छुपी इन दोनों की बातें सुन रही थी। ये सब कुछ हमदान पहले ही देख चुका था। इसने जानते बूझते अफंदी साहब से वो बात की थी जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तभी बगैर महसूस कराए आधी बात करते हुए हमदान ने ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद कर दिया। मुंतहा जो बाहर खड़ी थी यही सोचती रह गई कि ये सब हुआ क्या है। इसे आधी बात मालूम हुई थी। क्या वाकई मामू ने मेरी जायदाद हासिल करने के लिए मुझसे हमदान की शादी करवाई? क्या इस वजह से वो इतना पीछे अम्मा के पड़े हुए थे और घर में कह दिया कि मैं और अम्मा इनके पीछे पड़े थे? या अल्लाह, ये कौन से नए नए रंग मुझे दिखाई दे रहे हैं? मुझ पर रहम फरमा, मैं इस काबिल नहीं हूँ। वो आंसू से रोती वापस कमरे में चली गई। तभी आधी अधूरी बात का मतलब वो न जाने क्या समझ चुकी थी। तभी आफंदी साहब ने बेयकीनी से हमदान की तरफ देखा। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरी जिंदगी में तुम और तुम्हारी माँ ना होती तो मैं अपनी जायदाद भी अपनी बहन के नाम कर देता। भला मैं इसकी चाहत पर नजर क्यों रखूंगा? और ओहो डैड, मैं तो मजाक कर रहा था आपके साथ। मुंतहा अपने कमरे में जा चुकी थी और हमदान ने बंद दरवाजे की तरफ देखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट से चली थी। ये मुस्कुराहट कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी, इसमें फतह का अंसर मौजूद था। तुम ऐसे नहीं छोड़ोगे मुझे, अब तुम्हें मालूम होगा कि तुमने किसको ललकारा है। मेरे वजूद में लगी आग अब ऐसे ठंडी होगी। वो बहुत खुदसर और सेल्फिश बन रहा था, मगर इसे नहीं अंदाजा था कि आने वाला वक्त इसके लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान लाने वाला है। वो जो अपना मनमोजी अपनी जिंदगी में मगन रहने वाला शख्स था, अब तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हारी मामू की मोहब्बत तुम्हारे लिए कितनी मायने लगती है। वो खामोशी से उठा था और कमरे में आ गया जहां मुंतहा मुंह पर सिराना रखे रोने के बाद सो चुकी थी। दिल तो कर रहा है कि ये सिराना तुम्हारे मुंह पर रखे ही दबा दूं। क्या मुसीबत मेरे सर पर पड़ गई है। हमदान को तो मुंतहा से अल्लाह वास्ते का बैर था। वो हमेशा से एक अच्छा क्लासिक और फैशनेबल लड़की घर पर लाना चाहता था जिससे इसकी माँ थी, लेकिन इसके बाप की मोहब्बत में इसे इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा जो कि इसकी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। ऐसा लग रहा था वो वॉशरूम में बंद आज के बारे में सोचने लगा। हर जगह पर मेरी इंसल्ट करवा दी है इस लड़की ने। सब क्या सोचेंगे कि मेरी कजन भी, और वो भी इस तरह गवार सी। वो मुसलसल शॉवर के नीचे खड़ा दीवार पर हाथ मारा था। मुंतहा जो गहरी नींद में थी, शोर की आवाज से इसकी आंख खुली और वॉशरूम से आने वाली बड़बड़ाहट को वो आराम से सुन सकती थी। इसकी आंखों से मतवातर आंसू बह रहे थे, इसलिए लिए कितने बड़े इम्तिहान खड़े हो गए थे इसे अंदाजा भी नहीं था। यहाँ तो हर रंग का शख्स है। अम्मा तो कहती थी कि मामी और हमदान का तो इन्हें मालूम है, लेकिन तुम्हारे मामू तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत थी मामू की। वो हमदान की आधी अधूरी बातों को, गलत बातों को सोच सोचकर बदगुमान हो रही थी। नहीं जानती थी कि अगले रोज इसके लिए कितना बड़ा दिन होगा। इसे अपनी बदगुमानी पर अफसोस करना पड़ेगा। और फिर वो दोबारा से सो गई थी। इसका सर दर्द से फट रहा था, लेकिन इस वक्त वो मजीद जाकर खुद को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अगली सुबह मुंतहा की जिस वक्त आंख खुली, इसे मालूम न हुआ कि हमदान कब ऑफिस के लिए चला गया। वो आंखें मलती उठी थी। रात रोने की वजह से इसकी आंखें सो चुकी थी। वो मुंह हाथ धोए कपड़े तब्दील किए बगैर ही नीचे चली गई। ये किस खुली है मैं तुम नीचे आई हो?
हमारे घर में लोगों का आना जाना लगे रहे थे। तुम्हारे मामू, हमदान के ऑफिस के लोग अक्सर घर में आते हैं और तुम हो मुंह उठाकर नीचे चली आई हो। कम से कम कपड़े तो तब्दील कर लिए होते। नहाना तो दूर की बात है मुमाने जान, मैं रोज नहाती हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं नहाती नहीं हूँ? तुम्हारे हुलिये से तो नहीं लगता कि तुम रोज नहाती हो। अपने बालों का हशर देखे, खुदा ने खूबसूरती तो दी है मगर अकल नहीं। तुम जानती हो हमारी क्लास की लड़कियां बालों के लिए तरस जाती हैं, लेकिन खुदा ने तुम्हें दी है मगर तुम इन्हें संभाल नहीं सकती। मन भर तेल लगा लेती हो। जाओ अब अपना हुलिया सही करके आओ। खुदा के लिए बस कर दो अब ये जाहिलपन। 3 महीने हो चुके हैं तुम्हारी शादी को, लेकिन अभी तक तुम्हें अकल नहीं आई। शिजा बेगम मुझसे बातें सुनाती कमरे में चली गई और वो मुर्दा कदमों से वापस अपने कमरे में नहाने के बाद जिसने हल्का सा सर पर आदतन तेल लगाया और फिर कपड़े तब्दील करके नीचे। अरे क्या बात है, मेरी बेटी इतनी अच्छी लग रही है, अपने मामू की भी नहीं मिली। नाराज है अपने मामू से। मुंतहा का तो दिल किया कि वो इन्हें अच्छी खासी सुना दे कि ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ है और प्यार मोहब्बत का नाटक करते हैं। मामू जान, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अगर आपको हमारी जायदाद से मतलब था तो आप अम्मा से कहते तो सही। अम्मा सारी जायदाद आपने खुद नाम कर देती, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने मेरी शादी हमदान से की, मोहब्बत से नहीं बल्कि जायदाद की लिखी थी। आफंदी साहब जो अखबार पढ़ने में मसरूफ थे तभी मुंतहा की बात सुनते दंग रह गए। ऐसा तुमसे किसने कह दिया? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात का यकीन करो। अच्छा तो फिर रात में हमदान जो आपसे कह रहे थे, क्या वो झूठ है? आपका बेटा झूठ बोल रहा है, बताएं मामू जान। लेकिन लगता है आपने अभी तक हमदान को ये नहीं बताया कि हमारी जायदाद अभी भी आपके नाम पर नहीं है, जो अम्मा ने मुश्किल वक्त में लेने के लिए कही थी। इतना कहते वो आंसू बहाती किचन में चली गई थी। पीछे आफंदी साहब अपना सर पकड़कर बैठ गए थे, वो जो अपने ऑफिस में काम में मसरूफ था कि तभी दरवाजा नॉक करते इसके 3 कोलीग्स कमरे में दाखिल हुए थे। कैसे हो बटी यार, कल की पार्टी का क्या कहना? हमदान ने इन सब की तरफ देखा था जिनमें 2 लड़के और एक लड़की थी। हमदान ने नताशा की तरफ देखा था जो सरता पैर सजी हुई थी, शॉर्ट टॉप पहने, आधे जिस्म को बरहना किए और एक अदा से कुर्सी पर बैठी थी जो बिल्कुल हमदान के सामने थी। हमदान ने गहरा सांस लिया और फिर बाकी सब से हाथ मिलाते हुए इन्हें भी बैठने का इशारा किया। बहुत शुक्रिया। हमदान ने सोहेल की बात पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया था। बताओ चाय पियोगे या कॉफी? चाय मंगवा लें? यार आज चाय का दिल हो रहा है। ठीक है। फिर इसने इंटरकॉम पर 4 चाय के ऑर्डर दिए थे। और बताओ कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, बस यहाँ से गुजर रहे थे तो नताशा ने कहा क्यों ना हमदान से मिलते जाएं, तो बस तुम्हारे पास चले आए। अरे वाह, मिस नताशा को मुझसे मिलने की क्यों जरूरत पड़ गई? क्या अपना बिजनेस नहीं संभाला जा रहा? जरूरत पड़ गई। अब इन्हें वो चेहरे पर आग लगा देने वाली मुस्कुराहट सजाए। नताशा को वाकई आग लगा चुका था। नताशा अफंदी साहब के बिजनेस पार्टनर की बेटी थी। शुरू से अफंदी हाउस की बहू बनना चाहती थी। वो हमेशा से ऐसे छोटे कपड़े पहनकर हमदान को इम्प्रेस करने की कोशिश करती थी, लेकिन हमदान अपने नाम का एक था। इसे ऐसी लड़कियां बहुत बुरी लगती थीं जो मॉडर्न लड़कियों को पसंद करता था, लेकिन एक हद तक ऐसे बेहुदा कपड़े पहनकर अपना आप दिखाने वाली लड़कियां इसके नजदीक किसी तवाइफ से कम नहीं थी। अरे यार, याद आया कल तुम्हारी एक कजन आई थी नताशा, जो जल्द ढूंढ रही थी। तभी इसके दिमाग में झमाका हुआ था और कल का वाकया याद करते हुए इसने सीधा तीर निशाने पर मारा था। हमदान जो फिर से अपना हाथ लैपटॉप पर चला रहा था, एक पल को इसके हाथ रुके थे। वो तुम्हारी कजन खैर से आई थी क्या? हाँ, खैर से आई थी। डर जाता था कि मैं इसे शहर की कुछ चीजें दिखा दूं, शहर का माहौल सिखाऊं, लेकिन अफंदी अंकल ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या इस पेंडू लड़की को तुम्हारी बीवी तो नहीं बनाने का सोच रहे? या वो सिर्फ कजन नहीं बल्कि तुम्हारी मंगेतर भी है? इसने मशकूक निगाहों से हमदान की तरफ देखा था जो नजर चुरा रहा था, लेकिन फिर खुद को कंपोज करते हुए इसे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए नताशा की तरफ देखा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी शादी होती तो मैं सब में ऐलान करता हूँ। अच्छा तो तुम इस गवार लड़की से शादी करके भी ऐलान करते? वाह, बहुत बड़ा दिल है भाई तुम्हारा। तो मुझे तो कल इसकी हालत पर हंसी आ रही थी।
ब्लैक साड़ी के नीचे स्लीपर्स और सर पर तेल। तौबा, इसे कुछ सिखाना तो था। ख्वामखा तुम्हारी इंसल्ट हो गई। नताशा, वैसे भी बात नहीं है, तुमने शायद इसके चेहरे पर गौर नहीं किया। इसको देखकर तो मेरा दिल एक दफा धड़कना भूल गया था। इसके चेहरे पर जितनी मासूमियत है वो तुम्हारे चेहरे पर मेकअप करने के बाद भी दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ भी नहीं इसका हुस्न छुपा सका। तीखे नैन न कुछ लंबे घने बाल। हमने आज तक अपर सोसाइटी में किसी लड़की के ऐसे बाल नहीं देखे। कितने घने, इतने लंबे। मैं तो इसके बालों पर ही फिदा हो गया। रात सारी नींद नहीं आई। मुझे बहुत पसंद है। मेरी मॉम के ऐसे बाल हुआ करते थे और मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी बीवी के बाल भी लंबे हों। बस इसमें कुछ तब्दीलियां हो जाएं। ऐसे पहनावे का अंदाजा नहीं है। सादे से घर की है ना, और ऐसी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। अगर इसके बालों में तेल गायब कर दिया जाए और हल्का फुल्का सा हेयर स्टाइल बनाया जाए, साड़ी के नीचे हील्स पहनाई जाए और पर्स पकड़ने का तरीका, तो मैं यहाँ पर वादा करने के लिए तैयार हूं कि वो बगैर मेकअप के भी हमारी सोसाइटी की सब लड़कियों पर भारी पड़ जाएगी। हमदान होंठों पर हाथ रखे गौर से सुहेल की बातें सुन रहा था, जो खोए खोए अंदाज में बातें कर रहा था। दिली दिल में न जाने क्यों इसे हसद महसूस हो रहा था। इसे गुस्सा आ रहा था कि कोई गैर मर्द इसकी बीवी के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकता है। लेकिन वो खामोश था, खुद को पुरसकून दिखा रहा था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट साफ वाज़ेह थी। अरे हाँ, लड़की तो बहुत खूबसूरत है, स्लिम स्मार्ट सी, चेहरे पर सुर्खो सफेद रंगत, होंठों पर सुर्ख लिपस्टिक। यार तुम्हारी कजन तो कयामत है, कयामत। और ऐसी बातें मत करो, हो सकता है वो तुम्हारी होने वाली भाभी हो। सोहेल की बात पर हमदान का गुस्से से पारा हाई हो गया था, लेकिन वो खुद को पुरसकून करने की कोशिश कर रहा था। अरे सुहेल, अब इतनी भी खूबियां नहीं है इसमें कि तुम इससे शादी करने पर खुद को मना रहे हो। क्या हो गया तुम्हारी चॉइस को? ऐसी तो नहीं थी तुम्हारी चॉइस। नताशा, दरअसल तुम्हें वो खूबियां नहीं है ना जो इस मासूम में है। शायद इसीलिए तुम्हें इसकी तारीफ हजम नहीं हो रही। हाँ चलो, बेहतर है तुम जैसे शख्स को हमदान की कजन ही सूट करती है। हमदान के लिए तो किसी और टाइप की लड़की होनी चाहिए, लाइक फैशनेबल, थोड़ी सी मॉडर्न। क्यों खानदान? हमदान ठीक कह रही हो ना? वो हमदान की मेज पर चपती हुई अपने बाल कानों के पीछे करती एक अदा से बोली थी। इतने दिन में चाय आई तो हमदान को कुछ सुकून हुआ। कम से कम अब वो लोग खामोशी से चाय पी लेंगे। यार हमदान, तुम कुछ नहीं बोल रहे। वो तुम्हारी कजन है, तुम्हें तो इसकी खूबियों के बारे में बहुत अंदाजा होगा। कभी हमदान ने सोहेल के दिल से मुंतहा की अच्छाई को मिटाना चाहा था। हाँ खूबियां तो हैं, लेकिन सिर्फ घरेलू। वो पढ़ाई में सिर्फ बीए पास है। सुबह उठते इसकी ख्वाहिश होती है कि इसके घर के सब लोग पराठों का नाश्ता करें और वो खुद अपने हाथों से पराठे तैयार करे, मजेदार से देसी खाने बनाए, और हाँ, खिड़की में खड़े होकर इसके साथ कुछ चाय पिए। वो बताते हुए मुस्कुरा रहा था और सोहेल को लगा कि इसका दिल वाकई धड़कना भूल जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? अगर मैं अपने डैड से बात करूं तो क्या हम इसके घर रिश्ता लेकर जा सकते हैं? ओ कम ऑन सोहेल, हमें तो लग रहा था कि तुम मजाक कर रहे हो, लेकिन तुम इतने सीरियस हो गए हो, नताशा ने चिढ़ते हुए कहा था। नताशा, तुम्हें इस बात से क्या मसला है? तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी में खुश हो ना, तो रहो खुश। बाकियों को भी खुश रहने दो। इन्हें भी पूरा हक है खुशियों का। और मैं ऐसी लड़की चाहता हूँ, घरेलू, जिसे मेरे उठने बैठने का एहसास हो, जिसे इस बात का अंदाजा हो कि मैंने सुबह से कुछ खाया या नहीं। मेरी मॉम भी ऐसी थी और मुझे अपनी मॉम जैसी लड़की चाहिए। देसी खाने मेरे आगे पेश करे, मेरी सेहत का इससे ख्याल हो। सेहत का ख्याल और देसी खानों के साथ क्या कहने हैं तुम्हारा नाश्ता। नताशा अपने बालों को झटका था और आंखें घुमाती हुई टांग पे टांग रखे बैठ के हमदान का सबर अब जवाब दे रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि वो सुहेल का मुंह नोच ले, जिसके जुबान से वो मुसलसल मुंतहा की तारीफें सुन रहा था। बताओ ना हमदान कि हम इसके घर रिश्ता लेकर जा सकते हैं। वो दरअसल इसकी मंगनी हो चुकी है ना अपनी कजन के साथ, अपने फूफो के बेटे के साथ। वो भी गांव में रहता है। दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। वो तो बस इस शहर को घूमने का शौक था, तो डैड ने इसे यहाँ पर बुला लिया ताकि मैं इसे शहर घुमा सकूं। फिर शादी हो जाती तो अपने शौहर के साथ कहाँ शहर आ सकती थी। ओह शिट, मैंने देर कर दी।
کیا واقعی اس کی منگنی ہو چکی ہے؟ سہیل واقعی افسردہ ہوا تھا. سہیل، اس دنیا میں اور بہت سی خوبصورت اور پیاری لڑکیاں جو تمہارے قابل ہیں، منتہا میں ایسا کچھ نہیں جو تمہارے قابل ہو. ہمدان نے چڑھتے ہوئے کہا تھا. ہمدان، تمہیں شاید اس کی خوبیاں دکھائی نہیں دی، لیکن مجھے اس کی خوبیاں اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ دکھائی دی ہیں. خیر، میرا نصیب، شاید میرا نصیب میں وہ ہیرا نہیں تھا. ارے آپ اٹھ گئے. میں نے آپ کے کپڑے پریس کر کے نکال دیے اور آپ کے جوتے بھی پالش کر دیے. میں آپ کے لیے پراٹھوں کا ناشتہ لے کر رکھتی ہوں. صبح صبح اچھا ناشتہ کیا ہو تو دن بھر دماغ تر و تازہ رہتا ہے. یہ باہر کے کھانے کھا کھا کر اور بریڈ انڈے کھا کھا کر آپ کی صحت کافی ڈاؤن ہو چکی ہے. رہنے تو مجھے پراٹھے نہیں پسند، اور ہاں، آئندہ کے بعد میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے کام کرنے کے لیے ملازمہ ہے تو مجھ پر مہربانی کیا کرو، میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگایا کرو. اتنے برانڈیڈ اور مہنگے کپڑے اور جوتے ہیں، کوئی چیز خراب کر دو گی، اور میرے پاس اتنے فضول پیسہ نہیں ہے کہ تمہاری بے وقوفیوں پر اڑاتا پھروں. وہ غصے سے ٹائی باندھتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا. کیا سوچ رہے ہو ہمدان؟ وہ جو منتہا کی باتیں سوچ رہا تھا کہ وہ صبح صبح اٹھتے ہی اس کے ناشتے کے لیے کہتی تھی اور کس طرح اس کو جھڑک دیتا تھا. لیکن سہیل کی باتیں سن کر نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سا تہلکا مچ گیا تھا. وہ تو سوچ رہا تھا کہ یہ سب چیزیں پاؤں میں اچھی لگتی ہیں، مگر سہیل کی باتوں نے دل کو ہلا دیا تھا. وہ شاہ انڈسٹریز کا مالک اس کا بیٹا ہے نا، تابش شاہ. وہ تو کہہ رہا تھا کہ اس جیسا حسن اب اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھا. وہ تو بہت سے بیرون ملک بھی پھر کر آیا ہے، لیکن وہاں پر بھی اس سے کبھی ایسی خوبصورتی دکھائی نہیں دی. منتہا کو تو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ اللہ نے خاص طور پر اس کو بڑی فرصت سے بنایا. اچھا اب بس بھی کرو، اس کے قصیدے پڑھنا، مجھے الجھن ہونا شروع ہو گئی ہے. سہیل، لیکن تمہارے منہ سے اس کی تعریفیں ختم نہیں ہو رہی. نتاشا کے ابا سے ہو چکی تھی، اسے کہا قبول تھا، تو اس کے علاوہ کوئی کسی کی تعریف کرے. وہ تو ہمیشہ اس کے منہ سے اپنے طریقے سے سننا چاہتی تھی، پھر بے شک جھوٹی کیوں نہ ہو. ہاں، تمہیں تو غصہ آئے گا تمہاری تعریفیں جو نہیں ہو رہی. سہیل نے ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑایا تھا. چلو اب جانے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ مجھے آفس سے لیٹ ہو رہا ہے. نتاشا نے ناک منہ سنوارتے ہوئے کہا تھا. چلو یار، ہم چلتے ہیں. بہت اچھا لگا مل کر. اور پھر وہ لوگ ہنستے مذاق کرتے اس کے آفس سے باہر چلے گئے تھے. تبھی اس نے اپنے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارا تھا. اس کا غصہ بھی کم نہیں ہو رہا تھا. سہیل جو اس کی تعریفیں کی تھی اسے کسی صورت ہضم نہیں ہو رہی تھی. آخر تم نے ایسا کیا کیا جو پارٹی میں سب مردوں کو تم اتنی اچھی لگی ہو؟ بس دوسرے مردوں کو بہلانا آتا ہے، بے وقوف بنانا آتا ہے تمہیں. آج تو تمہاری خیر نہیں. ایک مرتبہ گھر آنے دو. کیا مصیبت بن کر میرے سر پر بیٹھ گئی ہو؟ یہ لڑکی وہ باتیں کرتا ہوا گھر کے لیے نکلا تھا. اب آفس میں اس کا کہاں دل لگنا تھا. وہ گھر پہنچا تو ٹی وی لاؤنج میں افندی صاحب کے ساتھ ایک وکیل بھی بیٹھا ہوا تھا. ارے واہ ڈیڈ، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ افندی صاحب جو آنکھوں پر اینک لگائے بڑی سنجیدگی سے کسی کاغذ پر سگنیچر کر رہے تھے. ہمدان کی آواز پر اس کی طرف دیکھنے لگے. کچھ نہیں، بس بہت ضروری کام تھا جو بڑے عرصے سے ایسے پڑا ہوا تھا، تو سوچا آج کیوں نہ فرض ادا ہو ہی جائے. میرے کندھوں پر بوجھ ہے، وہ اتر جائے. ہمدان نے آگے چوٹی کرتے ہوئے افندی صاحب کی طرف دیکھا تھا. کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں. بیٹو تمہیں سمجھاتا ہوں. سب دراصل منتہا کا کہنا ہے کہ میں نے تمہاری اور منتہا کی شادی اس جائیداد کی خاطر کی ہے تاکہ میں اس کی اور اس کی ماں کی جائیداد اپنے پاس ہی رکھ سکوں. بس اس پوری جائیداد میں سے آدھا حصہ میں اپنی بہن اور اس کی بیٹی کے نام کر رہا ہوں تاکہ منتہا کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میرے دل میں اس کو لے کر کوئی چوڑ نہیں ہے. اس کی جائیداد میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. میری محبت اس کی جائیداد سے بہت اونچی ہے. افندی صاحب نے پاس کھڑی منتہا کی طرف دیکھا تھا جو آنکھیں چپکائے آنسو بہا رہی تھی اور نہ جانے کتنی مرتبہ وہ افندی صاحب سے معافی مانگ چکی تھی. لیکن افندی صاحب نے کہا کہ اچھا ہوا تمہارے دل کی بات مجھے معلوم ہو گئی، ورنہ میں تو سمجھا تھا کہ شاید تم لوگ میری محبت کو جان جاؤ گے. لیکن کوئی بات نہیں، مجھے خوشی بھی ہے اس بات کی کہ تم نے اپنے دل کی بات مجھ سے کہہ دی. وہ شرمندہ تھی. وہ افندی صاحب آپ کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن جانے نہ جانے میں وہ انہیں تکلیف دے چکی تھی. لیکن ڈیڈ، سب کی کیا ضرورت تھی؟ منتہا جانتی تو ہے آپ کو بہت اچھے سے.
پھر ہاں مگر ہمارے رشتے میں جائیداد کو لے کر کوئی دراڑ نہ آئے، اس لیے بس میں یہ جائیداد منتہا کے نام کر رہا ہوں۔ لیکن ڈیڈ، منتہا میری بیوی ہے اور میرا نہیں خیال کہ اسے جائیداد کی ضرورت ہے۔ کیوں منتہا؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ منتہا اپنی بے وقوفی میں ہاں میں سر ہلانے لگی تھی کہ تبھی افندی صاحب نے ان دونوں کو خاموش کروا دیا۔ میں نہیں چاہتا کہ کل کو میری بچی تمہارے آستے پر رہے۔ اگر کل تم اس سے کوئی مسئلہ ہو تو کم از کم اس کے پاس اس کی اپنی جائیداد ہونی چاہیے تاکہ وہ تمہیں بآسانی چھوڑ سکے۔ ڈیڈ، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، میں انسلٹ نہیں کر رہا، میں تو بس تم لوگوں کو آنے والے حالات سے آگاہ کر رہا ہوں۔ خیر، میں نے ان کاغذات پر دستخط کر دیے ہیں، آج سے تمہاری جائیداد تمہاری ہوئی منتہا، اور تمہیں اس ڈفر سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم اس سے زیادہ جائیداد کی مالک ہو۔ ہمدان نے افندی صاحب کی طرف دیکھ کر مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی تھی، لیکن وہ دل ہی دل میں فکر مند تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، میری ساری چالیں مجھ پر ہی الٹی کیوں پڑ رہی ہیں۔ اگر آدھا حصہ منتہا کے پاس چلا گیا تو اس کا پلڑا میری طرف سے بھاری ہو جائے گا، میری جائیداد میں سے بھی اس کا حصہ، اس کی اپنی جائیداد میں سے بھی، اس کی ماں کی جائیداد بھی اس کے نام، اور اس کے باقی طرف سے ملنے والی جائیداد بھی اسی کے نام۔ یہ تو مجھ پر حکومت کرنے لگے گی۔ مجھے تو لگا تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں اس پر حکومت کر سکتا ہوں۔ اس نے چہرے پر نارمل سی مسکراہٹ سجائی، افندی صاحب کی طرف دیکھا تھا، لیکن دل میں ایک لاوا سا پک رہا تھا جو شاید اب منتہا پر ہی پھٹتا تھا۔ اس نے منتہا کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، منتہا بھی اس کے پیچھے پیچھے کمرے میں گئی اور واش روم میں جانے لگی جب ہمدان نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ منتہا تو بے یقینی سے ہمدان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیوں میرے قریب آتے ہوئے تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے؟ شوہر ہوں تمہارا، تم پر پورا حق رکھتا ہوں، پھر اتنی گھبراہٹ کیسے؟ غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھ پر وہ ڈورے کیوں نہیں ڈالتے جو غیر مردوں پر ڈالتی ہو؟ تم غیر مردوں کو سے بے وقوف بنا سکتی ہو، اور تم بنا رہی ہو، کبھی اپنے ماموں کی شکل میں اور کبھی باہر کے مردوں کی شکل میں۔ منتہا تو آنکھیں پھاڑے ہمدان کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حد ہوتی ہے کسی بات کی، آپ میری بے عزتی پر بے عزتی کر رہے ہیں، اب میری کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو یہ حرکت کرتے ہوئے۔ میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی زر خرید غلام نہیں کہ جس کو جس طرح چاہے آپ استعمال کریں۔ وہ ہاتھ چھڑواتے ہی دوبارہ سے غصے سے واش روم میں جانے لگی تھی جب ہمدان نے اسے پھر سے پکڑ لیا تھا۔ اب کی مرتبہ اس کا ہاتھ سیدھا کمر پر گیا تھا، اپنی طرف کھینچتے ہوئے وہ منتہا کے 14 طبق روشن کر چکا تھا۔ ارے واہ، تمہارے وجود میں سے تو واقعی بہت خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کبھی اپنا ہاتھ اس کے گال پر پھیرتا تو کبھی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا۔ یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے منتہا کی جان ہلکان ہو رہی تھی۔ وہ تو آج تک اس کے قریب بیٹھنا بھی نہیں تھا، اور اب اتنا قریب۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ اپنا حق لے رہا ہوں، کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ ہمدان، آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیوں جب اپنے جلوے دوسروں کو دکھا سکتی ہو تو مجھے کیوں نہیں؟ مجھے بھی دکھاؤ وہ جلوے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے کسی کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور آپ کے مطابق تو میں جتنی گوار لگتی ہوں، کوئی میری طرف کیوں مائل ہوگا؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑے ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ اچھا کیا کہو گی سب کو بلا کر کہ میرا شوہر میرے ساتھ رومانس کر رہا ہے؟ وہ ایک ایک قدم پیچھے لیتی جا رہے تھے اور ہمدان اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سے راستہ ختم ہوا اور منتہا کی کمر دیوار کے ساتھ جا لگی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اپنے اتنے قریب کسی مرد کو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا، اور ہمدانہ جس کی جان لینے کے در پر تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب دیوار کے ایک طرف ہاتھ رکھتے ہوئے ہمدان نے اسے روکا تھا، اور وہ دوسری طرف نکلنے لگی تو ہمدان نے دوسری طرف ہاتھ رکھ کر بھی اس کا راستہ روک دیا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف سانس لینے کی جگہ باقی تھی، اور وہ اپنے چہرے پر ہمدان کی سانسوں کی پھوار محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ ہمدان اس کے قریب ہوا اور اس کے نقوش آج پہلی مرتبہ اتنی گہرائی سے دیکھنے لگا تھا۔
बड़ी मोटी आंखें, लंबी लंबी पलकें जिनमें से हर वक्त काजल सजा रहता था, और वो काजल ही इसे मजीद खूबसूरत बनाता था। सतवा नाक, बारीक होंठ, सुर्खत सफेद गाल। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके पूरे चेहरे पर अपना हाथ और उंगलियां फेर रहा था। हमदान के हाथों का लम्स महसूस करते हुए वो बिन पानी मछली की तरह तड़पने लगी थी। अब हमदान को अपनी गलती का अंदाजा हो रहा था। इन 3 महीनों में वो कितनी दूर रहा था मुंतहा से, लेकिन वो वाकई बहुत हसीन थी। इतना हुस्न तो वाकई आज तक इसने कभी किसी का नहीं देखा था, ना मेकअप में और ना बगैर मेकअप के। अपनी अपर क्लास लड़कियों को तो बगैर मेकअप के वो देखना भी नहीं चाहता था। इतनी बदसूरत थी, बस वो मेकअप में अच्छी लगती थी, मगर मुंतहा तो सादगी में भी तबाही मचा रही थी। इसे याद था वो दिन भी जब इसने मुंतहा के रिश्ते के लिए इनकार किया था। फॉर गॉड सेक डैड, मैं हमदान इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ, कोई क्लर्क या ड्राइवर नहीं जो आपकी इस जाहिल गवार भांजी से शादी कर लूं। बिजनेस सर्कल छोड़े, मेरा स्टाफ मुझ पर हंसेगा। अरे बेटा, तुम इसको एक मर्तबा देख तो लो, तुम खुद इससे शादी कर लिए रजामंद हो जाओगे। डैड प्लीज, मुझे नहीं करनी। आप हर रोज इस रिश्ते को लेकर क्यों बैठ जाते हैं? हमदान, वो मेरी इकलौती भांजी है, मेरी इकलौती बहन की बेटी, और मुझे बहुत अजीज है। मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूं कि क्या एक बाप होने की हैसियत से मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से दूल्हा बना सकूं, अपनी मर्जी की लड़की इस घर में लेकर आ सकूं? डैड, अब आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मेरा सोशल सर्कल है, मेरा उठना बैठना अपर क्लास फैमिलीज में है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैं क्या इंट्रोडक्शन इसका करवाऊंगा। वो जाहिल गवार लड़की, अनपढ़, जिसे बोलने की तमीज नहीं है, वो मेरे साथ किस तरह मूव कर सकेगी? कई दिन वो अपने बाप को समझाता रहा। आखिर बूढ़े बाप को हार्ट अटैक आया तो वो मुमताज से शादी के लिए राजी हुआ। कल मेरा बिजनेस डिनर है। शाम वो स्याह साड़ी में मलबूस खुले बालों के साथ हॉल में दाखिल हुई तो सबकी नजरें इसकी तरफ उठी, जबकि हमदान शाह के दिल में अभी नफरत थी। छोड़े मुझे, इसने झटके से अपना आप छुड़वाया था। वो जो गहरी सोच में डूबा हुआ था और अपनी ही सोचों में मुंतहा के नक्श देख रहा था, एकदम हड़बड़ा कर पीछे हटा। मैं आपको इतनी बुरी लगती हूँ अपने सर्कल में, आप मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवा सकते? अपने साथ लेकर चलने में आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, और अब आप मुझसे अपने लिए बच्चे पैदा करवाएंगे जो अभी अभी होश में नहीं था। एकदम गुस्से से इसकी तरफ देखने लगा। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक ही तो कह रही हूँ। ये सही है, नफरत अपनी जगह और हवस अपनी जगह। दफा हो जाओ अभी के अभी इस कमरे से। यहाँ पर इस कमरे में सोती क्यों हो? बाहर ही रहा करो, मत आया करो मेरे कमरे में। वो आज पहली मर्तबा हमदान को बातें सुना रही थी। हमदान की बातें सुनकर वो भी गुस्से में आ गई। ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं यहाँ पर सोने का। मैं बाहर टीवी लॉन्च में सो जाऊंगी और आप यहाँ पर सोइएगा। वो खामोशी से उठकर टीवी लॉन्च में चले गए और वहां जाकर सोने की कोशिश करने लगी। हमदान अपने कमरे में गुस्से में इधर से उधर चक्कर लगा रहा था कि तभी सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन इसे नींद कहाँ आनी थी। वो बेचैन था। इसकी अना को ठेस पहुंची थी, तभी वो गुस्से में उठा था। टीवी लॉन्च में जाकर टीवी चलाया। टीवी की आवाज सुनते वो जो अभी नींद में गई थी कि थोड़ी थोड़ी आंखें खोलते हुए इसने टीवी की तरफ देखा था। ये क्या हरकत है? आपको नजर नहीं आ रहा मैं यहाँ पर सो रही हूँ? मेरी बला से जो मर्जी करो, मुझे तो अभी मूवी देखनी है। कल मेरे ऑफिस से छुट्टी है, संडे है, तो मैं यहाँ पर बैठकर अपना सीजन देखूंगा। मुझे सोना है तो सो जाओ, वरना तुम स्टोर रूम में भी जाकर सो सकती हो। ठीक है, तो मैं नीचे जाकर सो जाती हूँ। और वहां से उठकर जाने लगी थी जब हमदान ने इसका बाजू पकड़ लिया। पागल हो गई हो क्या? नीचे जाओगी तो डैड को परेशानी होगी, और कम से कम तुम ऐसा तो नहीं चाहोगी। यहाँ पर तुम सो नहीं सकती क्योंकि मैं टीवी देख रहा हूँ। स्टोर रूम में सामान इतना है कि वहां पर सोने की कोई जगह नहीं है। फिर अब सोच लो क्या करना है तुम्हें। इतना कहते वो सोफे पर फिर से गिरने वाले अंदाज में बैठा था और टीवी चलाकर सीजन देखने लगा। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, और कुछ देर तो मुंतहा वहां पर खड़ी हमदान को देखती रही और फिर खामोशी से कमरे में चली गई। वो परेशान हो चुकी थी। हमदान आधा सीजन देखते कमरे में वापस चला गया था।
वो बेड पर टांगे चोड़े बैठी हुई थी और आंखों में नींद थी, लेकिन वो सो नहीं रही थी। हमदान को कमरे में आता देख वो वहां से जाने लगी। जब हमदान ने इसका बाजू खींच लिया, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं इतनी अकड़ है, तुम में इतनी अना है, मुझे तो ये अकड़ सजती है, मगर तुम्हें ऐसा क्या है जो इतना अकड़ रही हो खुद को मुझ में? ऐसा क्या है? क्या खूबियां हैं जो शायद आज तक आपको दिखाई नहीं दी? इन गैर मर्दों को, आपके दोस्तों को मुझ में वो खूबियां नजर आ गई। अफसोस की बात तो ये है कि आप मेरे अपने होकर मुझे नहीं जान सके और गैरों को इतनी जुर्रत दी कि वो मुझ में इंटरेस्ट ले सके। मैंने बीए पास जरूर हूं, लेकिन मुझे में अदब है। मुझे पता है कि बड़े छोटों से किस तरह बात करनी है। मुझे पता है कि किसी का दिल नहीं दुखाना। मुझे पता है कि किसी के अना को ठेस नहीं पहुंचानी। मुझे ये भी मालूम है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना। आपको क्या लगता है ये जो आधे कपड़े पहनी लड़कियां घूमती हैं, ये हमारे माशरे में इज्जत की हकदार है? हमारे माशरे में ऐसी लड़कियों को तवाइफ कहा जाता है। मिस्टर हमदान शाह, आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको एक घरेलू और खानदानी लड़की मिली है। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी किसी को इज्जत रास नहीं आती। आपके डैड मुझसे ऐसे मोहब्बत नहीं करते। मैं टैलेंटेड हूं, मुझ में हर वो काम आता है जो आपकी ये छिपकलियां नहीं कर सकती, समझे आप? इसकी आंखों में बेबसी के मारे आंसू थे। मैंने हमेशा चाहा कि मैं आपके दिल में अपनी जगह बना सकती हूँ, लेकिन शायद मैं आपके दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती, क्योंकि आपका दिल इस काली रंगत से भरा हुआ है जो ये आजकल की लड़कियों को पसंद है। मगर मैं सादा दिल इंसान हूँ। शायद मेरा ही फैसला गलत था, आपके डैड का फैसला गलत था। मुझे आपके साथ शादी करनी नहीं चाहिए थी। इस वक्त अगर बदतमीज बनकर मैंने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया होता तो शायद आज मैं भी अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही होती। क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए, खुद को बदलने की कोशिश की है। अरे नहीं, नहीं आता मुझे ये सब कुछ करना, नहीं पसंद मुझे ये सब। मैं झूठे चेहरे अपने चेहरे पर सजा कर नहीं फिर सकती। और फिर वो रोने लगी थी, फूट फूट कर रोई थी। हमदान ने आज पहली मर्तबा इससे इस तरह रोते हुए देखा था। हमदान के दिल को ठेस पहुंची थी। वो आगे बढ़कर इसे चुप करवाना चाहता था। न जाने क्यों आज मुंतहा के आंसू हमदान के दिल पर गिर रहे थे। इसने खामोशी से मुंतहा को बाजू से पकड़ा और अपने सामने खड़ा किया। इसके आंसू अपने हाथ के अंगूठे से साफ किए और बिल्कुल खामोश हो जाओ, एक लफ्ज और मत बोलना। और फिर इसे नताशा की बात याद आई थी, इसका मजाक उड़ाना, और तभी सोहेल की बातें भी इसे याद आई थी। सोहेल की बातें याद करके हमदान के दिमाग में एक ख्याल आया था, जाओ जाकर लेट जाओ, कल तैयार रहना, हम कल सैलून जाएंगे। लेकिन क्यों? आप मुझे फिर से बदलना चाहते हैं? नहीं, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, बस इस मुआशरे के मुताबिक थोड़ा बहुत उठना बैठना सिखाना चाहता हूँ, पहनावा सिखाना चाहता हूँ। और इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, बल्कि लोगों की नजरों में बेइज्जत होने से बचा रहा हूँ। और फिर अगले रोज वो मुंतहा को पॉलर लेकर गया और इसमें कुछ तब्दीलियां करवाने के बाद जब वो पॉलर से निकली तो हमदान अपनी नजरें पलटना भूल गया। इससे यकीन नहीं आ रहा था कि वही लड़की है जिसे वो गवार समझता था। मुंतहा बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसके चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, बस बालों को कुछ ठीक किया गया था और फिर इसके कपड़े कुछ तब्दील किए गए थे और वो बहुत हसीन लग रही थी। मुंतहा बिलाशुबा खूबसूरत थी, बस आज हमदान को कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। वो आगे बढ़ा था और मुंतहा का हाथ पकड़े गाड़ी तक लेकर आया। गाड़ी में बैठाते वो गाड़ी ऑफिस की तरफ डाल चुका था। आज मेरे ऑफिस में पार्टी है, तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, तुम मेरी बीवी हो। मुंतहा ने बेयकीनी से हमदान की तरफ देखा था। क्या वाकई? हाँ वाकई, क्यों इसमें इतनी हैरानगी वाली कौन सी बात है? हमदान ने मुंतहा की तरफ देखा तो हमदान की नजरें ही नहीं पलट रही थी। हमदान क्या करें आप, अभी हमारा एक्सीडेंट हो जाता। वो जो मुंतहा की तरफ गहरी निगाहों से देख रहा था, इसे मालूम ही ना हुआ कि सामने से कब गाड़ी आ गई। मुंतहा के बुलाने पर इसने अचानक से गाड़ी संभाली थी और फिर अपना इरादा बदलते हुए गाड़ी दोबारा घर की तरफ मोड़ ली। अब आप ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? ये गाड़ी आपने फिर से घर की तरफ क्यों मोड़ ली? बस मेरा इरादा बदल चुका है। मैं नहीं चाहता कि कोई गैर मर्द मेरी बीवी पर नजर भी डाले। इतनी खूबसूरत और हसीन बीवी मेरी है, कोई गैर मर्द तुम्हारी तरफ देखे भी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इस वक्त भी न जाने किस तरह
میں نے اپنی کلی کی باتیں برداشت کی تھی جو مسلسل تمہاری تعریف کر رہا تھا، تمہارے حسن کی قصیدے پڑھا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ اس کی زبان کھینچ لو، اس کا منہ نوچ لو۔ ہمدان کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو گی؟ جی بالکل، کیوں نہیں، آپ نے تو میرے دل پر راج کر رہے ہیں، تو بھلا آپ کو معاف کیوں نہیں کروں گی؟ اتنا کہتے اس نے ہمدان کے کندھے پر سر رکھا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کی عزت بھی کرنے لگے تھے۔